क्या ख्याल है बच्चों, आंसर है? जोया, एक आंसर लिखा तुमने? कह रहे हैं सबसे ज्यादा लोएस्ट या लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे है वाटर के पास। तो आपने क्या चीज पॉइंट आउट की इस पूरे डायग्राम में, कहाँ सबसे कम एनर्जी है वाटर के पास? बताओ जोया। बता दो सही है या गलत है, जो भी है, जो भी लिखा है मुझे बता दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पानी की। लेक। कहाँ पे लिखा आपने? लेक। लेक। यहाँ पे पानी की हाइट ज्यादा है या कम है कंपेयर टू दिस पोजिशन? ग्रेविटेशनल, ये पोटेंशियल एनर्जी की जब बात करें तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें ना, तो जो है जब हाइट ज्यादा होती है तब एनर्जी ज्यादा होती है, जब हाइट कम होती है तब एनर्जी कम होती है। सोचो जरा इस बात को, इस बात का जवाब दो। नीचे होगा। इट विल बी टू द रिवर। टू द रिवर। यहाँ पे कोई सा भी पॉइंट आप पॉइंट आउट कर दो, टरबाइन हाउस कह दो, रिवर कह दो, ठीक है, दैट्स वेयर इट विल हैव द लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी। सो व्हेन इट्स फ्लोइंग टू द रिवर, ठीक है, या बेशक टरबाइन लिख दो, इट्स फाइन। दैट्स वेयर दिस इज द पॉइंट दैट वी आर लुकिंग फॉर। ओके, 30 मिनट्स। अब ये क्वेश्चन जरा इंटरेस्टिंग है, इसको बहुत गौर से पढ़ना है। टाइम दिया हुआ 30 मिनट्स। वाटर लूजेस इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड इतनी एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। एफिशिएंसी निकालने को कह रहे हैं। इसमें से फातिमा इनपुट कौन सा है और आउटपुट कौन सा? इनपुट कौन सा और यूजफुल आउटपुट कौन सा है फातिमा? Useful output 4.5 into 10 raised to power 9. ये हमारा आउटपुट है, ये हमारा आउटपुट है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप प्रोड्यूस कर, आप चीज जिस चीज का भी, जिस प्रोसेस की भी डिस्कशन हो रही है, उसमें हमेशा ये सोचें कि यार मेन मकसद क्या है इस चीज का, बिजली बनाना, व्हाई टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ऑब्वियसली दिस इज द यूजफुल आउटपुट, दिस इज द यूजफुल आउटपुट, नॉट द टोटल आउटपुट। टोटल आउटपुट तो इनपुट के बराबर ही होगा, और ये हमारा है इनपुट। तो एफिशिएंसी निकालनी है, तो क्या करते हैं, आउटपुट इनपुट, यूजफुल आउटपुट ओवर इनपुट या फिर इनपुट ओवर आउटपुट, क्या करते हैं बात? Output over input. बिल्कुल, तो यूजफुल आउटपुट ओवर इनपुट, और अगर परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 भी कर दें। सो 4.5 और यहाँ पे 5.0। अच्छा, अब यहाँ पे आप 10 की पावर 9 लिख दो, यहाँ भी 10 की पावर 9 लिख दो। बात ये है कि वो एंड में कैंसिल आउट ही होनी है वैसे तो, बट एनीवेज, तो ये और ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना था। कितनी परसेंट आ रही है फातिमा? 90%. 90%। You can also write 0.9 if you don't multiply it by 100, तो 0.9 भी सही आंसर है। वॉट्स में क्या कैलकुलेट कर रहे हैं आप? पावर आउटपुट। क्या फॉर्मूला है जोया पावर का? जोया प्लीज जल्दी जल्दी बेटा, ज्यादा क्वेश्चंस कवर होंगे फिर इसी तरह। गलत सही का मुझे टेंशन नहीं, मुझे बस जवाब चाहिए, मुझे ये पता होना चाहिए सब जाग रहे हैं, सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फॉर्मूला तो आपने लास्ट क्लास में अपनी कॉपी में भी लिखा था, क्योंकि मैंने कहा था साथ साथ लिखते जाओ। जी बेटा। जो है, मेरी आवाज नहीं आ रही? वर्क अपॉन टाइम। जी, वर्क डन अपॉन टाइम, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, एनर्जी ट्रांसफर्ड अपॉन टाइम। आप सही बोल रही हो, लेकिन उसी के साथ साथ ये भी लिखा होता है, एनर्जी ट्रांसफर अपॉन टाइम। अब हमें आउटपुट वाली निकालनी है, तो आउटपुट वाली एनर्जी कितनी थी जोया? ऊपर आपको दो एनर्जी दी हुई, इसमें से आउटपुट वाली कौन सी थी? 4.5 वाली या 5 वाली? इसमें से आउटपुट कौन सा और इनपुट कौन सा है? पता चल गया? ये सोच रही हो अभी? The input is the 5.0 and the हाँ, output is 4.5. तो हम 4.5 टाइम्स 10 टू द पावर 9। अब इसको टाइम से डिवाइड करना है, लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। एनी आइडिया कि टाइम यहाँ पे क्या डालना चाहिए? सोच समझ के थोड़ा सा बताना। Seconds में convert करना है.
जी, तो 30 इंटू 60 कर दें। अब आंसर क्या आता है इससे सेकंड में कन्वर्ट करके? जी आया आंसर? मेरे पास ये लिखा हुआ आ रहा है 250000। अब आप इसको ऐसे ही लिख लो, बेशक कोई मसला नहीं है। 2500,000 लिख लो या 2.5 टाइम्स 10 to the power 6 लिख लो, इट्स फाइन। सो 2500,000 वॉट्स इज योर आंसर। यूनिट्स उन्होंने खुद ही लिख दिए हैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनी कंफ्यूजन्स? इफ नॉट तो फिर पार्ट सी करो, और अगर कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ लो। इसका जवाब मुझे चैट में बताओगे दोनों, ठीक है? मैं वेट कर रहा हूँ, इसका भी और डी का भी। शाबाश, सी और डी दोनों के जवाब बताओ। जो है जल्दी से शॉर्ट एंड क्विक से आंसर दे दो। यहाँ पे हमें लंबी लंबी कहानियां नहीं करनी, बहुत शॉर्ट आंसर्स लिखने हैं। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस हो रहे हैं। कह रहे हैं सम पावर स्टेशन बर्न कोल टू प्रोड्यूस द सेम इलेक्ट्रिकल आउटपुट। स्टेट वन एडवांटेज ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। हाइड्रो इलेक्ट्रिक का क्या एडवांटेज है कोल पावर प्लांट के ऊपर? पोल्यूशन कम होती है, सबसे तो ऑब्वियस वाला यही है। इसके अलावा कोई और? रिन्यूएबल, वेरी गुड जोया, एक्सेलेंट, रिन्यूएबल है, जबकि कोल नॉन रिन्यूएबल है, तो दैट्स अनदर एडवांटेज। वेरी गुड, दोनों बातें एक्सेप्टेबल है। तो अब यहाँ पे दोनों बातें लिख सकते थे कि एक तो ये कि ये रिन्यूएबल है, दूसरी बात ये भी लिख सकते थे कि इसके अंदर पोल्यूशन जो है वो कम होती है, या कह सकते हो कि एयर पोल्यूशन तो एटलीस्ट से प्रोड्यूस नहीं करता। वन हार्मफुल इफेक्ट दैट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में हैव ऑन द एनवायरनमेंट। इसके बारे में क्या ख्याल है? हार्मफुल इफेक्ट, हमने ऊपर ये तो लिख दिया कि पोल्यूशन नहीं होती। चलो तो फिर अब पोल्यूशन तो हम ये नहीं ये तो नहीं लिख सकते कि पोल्यूशन होंगे। फातिमा तुम्हारा आंसर तो ठीक है, सही डिस्कस हुई थी बात हमारी। बहुत बड़ा डैम बना देंगे आप रिवर के ऊपर या लेक के ऊपर जो है, तो सोचो उससे क्या फायदा होगा? नुकसान होगा, किसी को नुकसान तो होगा। हमें फायदा हो रहा है लेकिन किसी और स्पीशी को नुकसान होगा, सोचो जरा। आपने जहाँ पे डैम बनाया है वहां पे कोई तो रहता होगा जी, मेरीन लाइफ, या जो वहाँ पे फिश रहती हैं, और जो वहाँ पे सारी वाइल्ड लाइफ है उसका इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा। गुड, दैट्स गुड। तो ये कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस होते हैं, दे आर नॉट वेरी दैट हार्ड। चलो जी, वन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 को मैं फॉर द टाइम बीइंग स्किप करवा रहा हूँ। आई वांट यू टू डू क्वेश्चन नंबर 3 फॉर द मोमेंट। सिर्फ अभी के लिए क्वेश्चन नंबर 2 स्किप करवा रहा हूँ। अच्छा, ये फाइल जो मैंने ओपन की हुई है, इट हैज 49 पेजेस। दैट मींस देयर इज अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। वी विल डू सम सिलेक्टिव क्वेश्चंस एंड देन ऑब्वियसली फॉर द टेस्ट यू कैन प्रैक्टिस द अदर वंस एज वेल। सो क्वेश्चन 3 स्टार्ट करें। चलें शाबाश, शुरू कर दें। ब्लॉक डायग्राम के मुझे जवाब दें, पार्ट ए को कंप्लीट करें और पार्ट बी को भी करें।
नीचे आपको वर्ड्स भी दिए हुए जो है, वहां से आप चूज कर सकती हो। यू कैन सी द वर्ड्स रिटन इन इटैलिक, उनमें से वर्ड्स पिक करके आपने यहाँ पे आंसर लिखना है। जो है आगे का क्वेश्चन करो बेटा, जो रिमेनिंग है, सॉरी फातिमा, उसको कंप्लीट करो, पार्ट सी भी करो इसका, फिर हम आंसर एक साथ डिस्कस करते हैं सारे। जोया 1 के आंसर नहीं बताया बेटा, वेट कर रहा हूँ। ओके, पार्ट ए के मैं आंसर्स बता रहा हूँ, आप लोग अपने डायग्राम से भी बार बार देख सकते हो। विच टाइप ऑफ पावर प्लांट आर दे टॉकिंग अबाउट? दे टॉकिंग अबाउट अ पावर स्टेशन जो कि जिसमें ऑयल को बर्न कर रहे हैं आप, और उससे बॉयलर के अंदर पानी बॉयल हो रहा है। अब उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं हम उनको क्विकली देख लेते हैं, ये हमारे पास रखा हुआ। बॉयलर के बाद क्या चीज आ रही है? क्या हमें मोटर कहीं नजर आ रही है? मोटर कहीं भी यूज नहीं होती पावर स्टेशन में। रिमेंबर, मोटर इज ओनली रन यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। मोटर चलती नहीं है पावर स्टेशन के अंदर, मोटर का कोई काम नहीं होता। आपको बॉयलर के बाद टरबाइन नजर आ रहा है, टरबाइन के बाद जनरेटर नजर आ रहा है। और ट्रांसमिशन लाइंस में आप लोग आगे जाके पढ़ोगे बाद के चैप्टर में कि ट्रांसमिशन लाइंस में ट्रांसफॉर्मर्स यूज हो रहे होते हैं आफ्टर द जनरेटर। सो द आंसर वाज टरबाइन। क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे? टरबाइन, जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर। ऑल्दो ट्रांसफॉर्मर हमने इस चैप्टर के अंदर नहीं पढ़ा, लेकिन आगे जाके हम पढ़ेंगे। ऑलराइट, वन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम कॉज्ड बाय ऑयल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। सो इसके अंदर आपने क्या लिखा? एयर पोल्यूशन। लेकिन एयर पोल्यूशन की बात जो है, ये आंसर में आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपने एग्जैक्ट बताना है बेटा कि कैसे पोल्यूशन होती है, तो इसके अंदर आपने एक्सप्लेन करना है इस बात को। कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का पता है ना, पूरा नाम लिख दो उसको, उसका नाम लिख दो कार्बन डाइऑक्साइड is released when oil is burned. When oil is burned, this leads to global warming because carbon dioxide is a greenhouse gas, because it's a greenhouse gas. ठीक है? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस, ये ऑयल जो है वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है। स्टेट व्हाई ऑयल इज डिस्क्राइब्ड एज अ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल क्या क्या मतलब होता है? किसी भी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को हम नॉन रिन्यूएबल क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज फाइनाइट। दो चीजें होती हैं, एक होता है फाइनाइट, एक होता है इनफाइनाइट या इन्फिनिट। फाइनाइट का मतलब होता है it will eventually be all used up, या we will eventually run out of oil। ठीक है, हमेशा के लिए नहीं रहेगा। रिन्यूएबल सोर्स की क्या एग्जांपल है? बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। सोलर हो गई, विंड हो गई, हाइड्रो इलेक्ट्रिक हो गई, और क्या एग्जांपल दी थी? बायोफ्यूल हो गई, और क्या एग्जांपल थी? टाइडल, टाइडल हो गई, या वेव वाली जो एनर्जी थी, टाइडल और वेव। आई गेस देयर आर अ कपल ऑफ मोर। हाँ, जियोथर्मल, जियोथर्मल, दे आर ऑल रिन्यूएबल। सो बहुत सारे एग्जांपल है, आपने कोई एक लिखनी है, आपने सारी नहीं लिखनी।
अगर आप बहुत सारी लिखोगे तो एग्जामिनर सिर्फ पहली चेक करेगा, अब वो सही हो या गलत उसकी बेसिस पे मार्क्स मिल जाएगा। ओके, क्वेश्चन 4 को फिलहाल स्किप करेंगे और हम यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। आज 5 करें बेटा। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए बी सी तीनों करके आपने बताना है मुझे। आई एम वेटिंग, यू कैन सी एवरीथिंग क्लियरली, होपफुली सब इजीली रीडेबल है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए बी सी करना है, शाबाश। चलो, वेटिंग। जी बच्चों, क्या सीन है? आंसर्स आए? फातिमा, क्या एनर्जी कन्वर्जन हो रही है व्हेन हैंड बिकम्स वार्म? हैंड बिकम्स वार्म से तो पता चल रहा है कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। वार्म हो रहे हाथ, तो कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है? डेफिनेटली हीट। सो समथिंग इज बीइंग कन्वर्टेड टू थर्मल एनर्जी, या यू कैन से हीट। And it's which type of energy? Obviously the hands are being rubbed together, so hands के पास कौन सी एनर्जी है? Kinetic. काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है, और हम ये भी कह सकते हैं कि बंदे की जो केमिकल एनर्जी है हैंड्स की, वो यूज हो रही है, राइट? मेन एनर्जी कन्वर्जन जब पूछे ना, मेन एनर्जी कन्वर्जन, इसमें हमने सिर्फ एक ही कन्वर्जन बतानी होती है, एंड दैट्स फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंडिंग पॉइंट। बीच वाली सारी आपने स्किप कर देनी होती है। सो आई फील लाइक यहाँ पे आप केमिकल एनर्जी ऑफ द पर्सन भी लिख सकते हैं, बट दैट वुड आल्सो बी कंसिडर्ड करेक्ट। ये भी ठीक है, इट्स फाइन। ओके, state why the hand becomes even warmer if they are pressed together when rubbing. Why become even warmer? क्योंकि ज्यादा फ्रिक्शन होगी, more friction, so more work done। वर्क डन से लिंक करो इसे, सिर्फ ये बोल दो कि अगर कि मोर फ्रिक्शन तो मोर हीट, तो बात समझ में नहीं आएगी। लेकिन आपको पता है ना वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। फोर्स ज्यादा होगी तो वर्क डन भी ज्यादा होगा, ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर होगी। Therefore more energy is, क्या वर्ड यूज करना चाहिए? ट्रांसफर्ड। जब भी ज्यादा वर्क डन होता है तो ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर होती है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन ओवर हियर इज द एनर्जी ट्रांसफर टू थर्मल एनर्जी। एवरेज फोर्स जो लग रही है वो 1.2 न्यूटन है। ईच मूवमेंट हैज दिस
अब वो कह रहे हैं नंबर ऑफ मूवमेंट्स बताएं जिसमें 2 जूल्स का वर्क करना पड़े। तो यार ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ये आपके पास वर्क डन है, ये होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब पहले आप ये देखें कि वर्क डन कितना करना पड़ रहा है उसे, 2.0 का। फोर्स कितनी लगानी पड़ रही है, 1.2 की। आप पहले दिखाओ कि टोटल डिस्टेंस उसे कितना मूव करना पड़ेगा। डिस्टेंस ये वाला भी मत यूज करो, आप निकाल लें 2/1.2 क्या आएगा। 1.67. 1.67। इतना इस बंदे को मूव करना पड़ रहा है। टोटल इतना मूव करना पड़ेगा ताकि 2 जूल्स का वर्क डन हो सके। अब नंबर ऑफ मूवमेंट्स निकालनी है। नंबर ऑफ मूवमेंट्स बड़े आराम से निकाल सकते हैं। वन मूवमेंट में 0.08 मीटर्स की मूवमेंट हो रही थी। टोटल मूवमेंट इतनी है, तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आंसर नहीं आ जाएगा नंबर ऑफ मूवमेंट्स के लिए। 1.67 डिवाइडेड बाय 0.08। ये बेसिक मैथ्स है, होपफुली इससे आप आराम से आंसर निकाल सकते हो, इसमें कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। तो 0.08 से डिवाइड किया मैंने अपना पिछला आंसर 20.83 आ रहा है। तो हम यहाँ पे रफली 21 कह देते हैं। दैट शुड डू इट। ठीक है, ऑलराइट। ईच मूवमेंट टेक्स 0.2 सेकेंड्स। एवरेज पावर, पावर का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन अपॉन टाइम। Time. अब आप यहाँ पे ये देखें कि आपने टाइम क्या लेना चाह रहे हैं। आप 0.2 सेकंड्स का अगर टाइम लेना चाह रहे हैं तो आप एक मूवमेंट का वर्क डन निकालेंगे, टोटल वर्क डन तो नहीं निकालेंगे ना। आप ये 2 जूल्स वाला वर्क डन नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये तो टाइम जो है वो एक मूवमेंट का है, और ये जो वर्क डन है ये तो टोटल था। तो या तो यहाँ पे टोटल वर्क डन निकालो जो आपका 2 जूल्स इंटू 20.8 से आ जाएगा, बिकॉज आपने इतनी नंबर ऑफ मूवमेंट्स की थी, राइट। सॉरी, इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि ये नंबर ऑफ मूवमेंट्स है, हमारे एक मूवमेंट का वर्क डन निकालना है। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप टोटल टाइम निकाल लो पहले, जो कि आई थिंक सिंपलर है। फाइंड आउट द टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या हो जाएगा, 0.2 seconds फॉर वन मूवमेंट एंड हाउ मेनी मूवमेंट्स वर वी डूइंग, 20.83 नॉन राउंडेड ऑफ वर्जन। सो व्हाट डू यू गेट, इससे क्या आता है, इससे आ जाता है 4.16 या 17 सेकेंड्स। ये आपका टाइम हो गया 4.17। ऊपर आ जाएगा आपका 2.0 का वर्क डन। अब आपके पास पावर आ जाएगी वॉट्स में, क्या आ जाएगी, मेरे हिसाब से पावर आ रही है 0.48। इसके यूनिट क्या होने चाहिए, पावर के यूनिट, क्योंकि इन्होंने यूनिट नहीं Watt. दी, वॉट। ठीक है भाई, ऑलराइट। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। डिफाइन द वॉट। पावर को अगर डिफाइन कर सकते हो तो डेफिनेटली वॉट को भी डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे हम एक और नई चीज सीखेंगे। पहले आप लोग खुद आंसर सोचो, पार्ट बी का भी आंसर करो, उसके बाद हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि क्या जब यूनिट की डेफिनेशन पूछे तो आपको क्या करना चाहिए। फर्स्ट डू पार्ट ए एंड बोर्ड पार्ट B1 एंड B2 एंड देन वी विल डिस्कस द आंसर्स। ठीक है, जल्दी से शाबाश।
ऑलराइट, लेट्स डिस्कस द आंसर्स। अब आपको एक चीज बतानी है मैंने कि जब भी यूनिट की डेफिनेशन पूछे तो सब बहुत आसान है। पावर की डेफिनेशन क्या है? पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम। ये पावर की डेफिनेशन भी है, पावर का फॉर्मूला भी यही है, ठीक है। देन पावर का यूनिट क्या है? वॉट्स। पावर का यूनिट क्या है? वॉट। वर्क डन का यूनिट क्या है? जूल। और टाइम का यूनिट क्या है? Second. सेकेंड। तो वॉट को डिफाइन करना बहुत आसान है। जैसे पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम, इसी तरह पावर का जो यूनिट है वो है वॉट। तो वॉट लिख दोगे जूल पर सेकेंड। सो इजी। जूल पर सेकेंड, जूल्स भी नहीं लिखने की जरूरत, जूल पर सेकेंड, दैट्स इट, दैट्स द डेफिनेशन। सो इफ यू नो द डेफिनेशन ऑफ अ क्वांटिटी और उसके यूनिट की डेफिनेशन पूछ लें तो बस क्वांटिटीज को उसके यूनिट से रिप्लेस कर दो और आंसर आ गया। So easy, which means you don't need to remember a whole other set of definition for each unit. You can just make them up yourself very easily. समझ में आ गया बेटा? Sir, work per time नहीं चलेगा. दोबारा से बताओ। वर्क डन पर टाइम। Work per time. पावर को डिफाइन कर रहे हो ना, फिर तो पावर को डिफाइन करिए। मतलब एक Sir, मार्क मिल जाएगा, एक मार्क मिल जाएगा, बट जूल पर सेकंड इज लाइक द परफेक्ट एंड इजीएस्ट डेफिनेशन, ठीक है। क्योंकि जब भी बोलते हैं ना यूनिट को डिफाइन करो, तो वो जिस यूनिट से आया है उन्हीं यूनिट्स को, उन्हीं की एक्सप्रेशन लिखनी होती है। अब यहाँ पे जूल अपॉन सेकंड लिख देते तो वो भी बेस्ट था, मतलब जूल फ्रैक्शन बना के सेकंड लिख देते, वो भी सही। आपने जो आंसर दिया उसमें आपको एक मार्क में दे देता आराम से, बट दो नहीं मिल पाता। अच्छा जी, लिफ्ट जो है वो बंदे को ऊपर, लिफ्ट में मोटर लगी हुई है एंड देन बेसिकली पुल्स द केबल एंड द केबल बेसिकली देन पुल्स द लिफ्ट जिसमें बंदा खड़ा है। Lift and the man have a total mass of 580. Lift moves up a distance of 12 meters in 15 seconds. Calculate the tension in the cable when the lift is moving at a constant speed. कि टेंशन कैसे निकालेंगे हम? इसका आंसर तुमने भी नहीं दिया फातिमा। टेंशन कैसे निकालेंगे? टेंशन की डायरेक्शन क्या होगी? टेंशन इज अ फोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल। सबसे पहले तो ये बात याद होनी चाहिए कि टेंशन एक फोर्स है, तो आपसे फोर्स निकलवाई जा रही है, राइट? अब यार एक बात बताओ, ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, डाउनवर्ड फोर्स क्या लग रही होगी लिफ्ट और मैन पे? What would be the downward force acting on this arrangement? Upward force तो tension है due to the cable. What is the downward force? Anyone can tell me? gravity. इनका weight, right? अब ये बताओ ये किस तरह मूव कर रहा है? Constant speed. तो forces balanced होनी चाहिए या unbalanced? क्या पढ़ा था? Balanced. Forces balanced होनी चाहिए। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि टेंशन और वेट बराबर होंगे? Does it make sense? और वेट कैसे आता है? mg से। और मास कितना है? 580 और g कितना है? 9.8। तो 580 into 9.8 किया और आंसर आ गया। तो कॉन्सेप्ट्स चैप्टर्स के ओवरलैप डेफिनेटली करते हैं। कितना आ जाएगा? 5684। 4. न्यूटन, यूनिट नहीं भूलना। अब यहाँ पे हम 5700 भी लिख सकते हैं because all the quantities are given to two significant figures, so I can round it off to 5700। यूनिट नहीं भूलना, न्यूटन। 5684 भी लिख दो तो कोई ऐसा मसला नहीं, बट 2 से 3 significant figure is best। Increase in potential energy of the lift and the man। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आप कैसे निकालते हो? मास टाइम्स ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल Height. टाइम्स हाइट। अब ये बात मजे की है कि मुझे मास टाइम्स ग्रेविटी का जवाब ऑलरेडी ही पता है, बट चलो कोई मसला नहीं, मैं अलग अलग करके लिख लेता हूँ। मुझे मास पता तो है 580 प्लस 9.8, लेकिन डायरेक्ट मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता था 5684, क्योंकि मैंने इनको ऑलरेडी मल्टीप्लाई किया हुआ है, वो मेहनत मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। खैर, h की वैल्यू क्या है जी? 12। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई ऑल ऑफ दिस, व्हाट डू यू गेट? वी गेट 68208। अब आप इसको 2 या 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ कर दो। अगर आप इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ करो तो ये 68,000 बनता है। 2 में राउंड ऑफ करो तो 68,200 बन जाएगा, बट इट्स ऑल फाइन। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स इज इनफ। 3 बेटर, 3 भी सही है। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? यूजफुल Over total.
आउटपुट ओवर टोटल इनपुट। इनपुट क्या है यहाँ पे? इनपुट क्या चीज है? जो मोटर जान लगा रही है, ऐसे ही है ना? इनपुट तो मोटर की पावर है, और आउटपुट क्या है? आउटपुट हमारे पास जो उसने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी गेन की है वही आउटपुट है ना। बट आप देखेंगे कि दोनों चीजें बराबर नहीं आ रही। नाउ फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मोटर की हमें इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है। रीड करो, ये क्या चीज दी हुई है मुझे? पावर दी हुई है या एनर्जी दी हुई है? Power. पावर दी हुई है। अब मैं ये तो नहीं कर सकता ना कि ऊपर पावर लिख दूं नीचे एनर्जी लिख दूं, या तो ऊपर पावर लिखी है तो नीचे भी पावर लिखूं, अगर ऊपर एनर्जी लिखी है तो नीचे भी एनर्जी लिखूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिसाइड कि ऊपर क्या लिखना है नीचे भी क्या लिखना है, मर्जी है आपकी। अगर आप ऊपर लिखना चाहते हो पावर, तो नीचे भी आपको पावर ही चाहिए होगी। मतलब ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का आपने इंक्रीज निकाला है, इसको टाइम से डिवाइड करके फिर पावर यहाँ पे आएगी। या फिर दूसरा तरीका ये कि आप इसको एज इट इज अगर यहाँ लिखना चाहते हो, नीचे एनर्जी लिखना चाहते हो, मतलब यहाँ पे आपको एनर्जी चाहिए, तो फिर आप ये जो है आप एनर्जी तो आप एज इट इज यहाँ पे लिख सकते हो, लेकिन जो इनपुट पावर है मोटर की, उसको टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि सेकंड्स आए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये जरूरी है कि अगर ऊपर पावर तो नीचे भी पावर, और अगर नीचे पावर, नीचे ऊपर एनर्जी तो नीचे भी एनर्जी होनी चाहिए। अब मैं क्या करता हूं कि मैं दोनों केसेस में पावर ही रख लेता हूं। आउटपुट पावर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ यूजफुल आउटपुट पावर निकाल लेता हूँ। कैसे निकालूंगा? जाहिर सी बात है, इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब जो मेरा चेंज आया था और टाइम से उसको डिवाइड कर दूंगा। वो आया था 68208 डिवाइडेड बाय टाइम 15 सेकेंड्स। 15 से डिवाइड कर दिया, इसका क्या जवाब आएगा? पावर मेरे पास आ रही है 4547.2। ये आ रही है मेरे पास यूजफुल आउटपुट पावर। ये आ जाएगा 4547.2। और इनपुट पावर क्या है जो मोटर प्रोवाइड करी, विच इज 6200। अब अगर आप इसको एज अ परसेंटेज देना चाह रहे हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज में आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या जवाब आया? 73%. 73.3% है, बस 73% लिख दो, काफी है। Now I want you to go through this whole question because this is quite important. इसको एक दफा रिव्यू कर लो क्योंकि इसमें काफी चीजें थोड़ी सी डिफरेंट थी, खासतौर पे लास्ट पार्ट। इसके बाद लास्ट पार्ट जो है इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्किंग है, इसको गौर से देख लो फिर आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। क्वेश्चन 7 का पार्ट ए करो, इसको बाद बी भी करो। पूरा इजीली रीडेबल है क्वेश्चन, पूरा शो कर दूं क्वेश्चन इजीली रीड किया जा रहा है, बहुत छोटा तो नहीं हो रहा? नहीं sir. चलो करो फिर।
Will the answer be 116.6? अभी चेक कर रहे हैं, अभी चेक कर रहे हैं, आ जाओ। एवरी मिनट मतलब 60 seconds, water with kinetic energy 14,000 joules emerges from the pipe. वाटर जो है वो टरबाइन को हिट करता है, टरबाइन उसकी वजह से रोटेट करता है, बट वो कह रहे हैं हाफ ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज गिवन टू द जनरेटर। कैलकुलेट द पावर टू द जनरेटर। सबसे पहले तो ये देखो कि 14,000 जूल्स का हाफ क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 करके सिर्फ 7,000 जूल्स जो है वो एक्चुअली जनरेटर को मिलेगी। पहले हाफ कर लिया, उसके बाद आपको पता है कि पावर का क्या फॉर्मूला होता है, एनर्जी अपॉन टाइम, which is gonna be 7,000 divided by 60 seconds। सेकंड्स में होना जरूरी है। क्या हुआ, ये हो जाएगा 116। सो फातिमा आपने क्या स्टेप मिस किया था? जो है तुम्हारा आंसर तो सही आ रहा है, क्या स्टेप मिस? काइनेटिक एनर्जी हाफ नहीं की थी मैंने। काइनेटिक एनर्जी हाफ नहीं की थी। सो 116.6 आ रहा है, इसको 117 कर दें अगर राउंड ऑफ तो सही है। वैसे 116.6 भी सही है, कोई मसला नहीं है। गॉट इट? यूनिट्स लिखना प्लीज मत भूलना, वॉट्स, ठीक है। सजेस्ट अ रीजन व्हाई ओनली सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज गिवन टू द ऑर्डर। इसमें कोई भी कॉमन सेंस सजेशन दी जा सकती है। सजेस्ट वाले क्वेश्चन में आप अगर अपनी कॉमन सेंस यूज करें तो आपको आंसर आ ही जाएगा। हर बच्चे का आंसर सेम नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आई वुड से not all the water hits the pipe, sorry hits the turbine, can we say that? इसमें सेंस बनती है ना। मतलब ये भी सोचो कि जब ये वाला जो टरबाइन का जो रोटर, ये वाला जो ब्लेड है, जब ये यहाँ पहुंच रहा होगा तो ये अभी यहाँ पे आया नहीं होगा। थोड़ा सा पानी कहाँ जा रहा है, बीच में से, सामने से वेस्ट हो जाएगा। लाइक इवेंचुअली द वाटर इज गोना गेट लॉस्ट ओवर हियर एंड देयर। सो जाहिर सी बात है पानी की सारी एनर्जी नहीं मिलेगी टरबाइन। अब वो कह रहे हैं जी हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिस्टम आर जो है वो रिन्यूएबल है। व्हाट इज मेंट बाय रिन्यूएबल? इट इज इनफाइनाइट। मतलब वी विल नॉट रन आउट ऑफ दिस एनर्जी, राइट? ऐसा नहीं होगा आप कहोगे यार पानी खत्म हो गया, पानी खत्म नहीं होगा। वाटर साइकिल की वजह से पानी का अमाउंट रफली उतना ही रहता है। हाँ, फ्रेश वाटर या सॉल्ट वाटर कम ज्यादा हो सकता है, बट दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू एनर्जी प्रोडक्शन। पानी पीने के लिए तो कम ज्यादा हो सकता है। स्टेट वन सोर्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल में भी आप स्पेसिफिकली जाके कोल लिख सकते हो, ऑयल लिख सकते हो, गैस लिख सकते हो। इनके अलावा एक और होती है, which one have I not mentioned over here? नॉन रिन्यूएबल में एक और एग्जांपल कौन सी है? हाँ बताओ। नॉन रिन्यूएबल के अंदर एक और एग्जांपल है कोल, ऑयल और गैस के अलावा। फातिमा तुम्हें तो पता होनी चाहिए। सर भूल गई। न्यूक्लियर, न्यूक्लियर, ओके। अच्छा, क्वेश्चन 6 8 को थोड़ा सा स्किप करते हैं। 9 10 तो भी हो ही जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। बस 13 और 14 करते हैं, फिर हमारी क्लास एंड है, ठीक है। और उसके बाद हम नया चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे। बहुत आसान बेसिकली चैप्टर था, इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस और हैं, आप बहुत प्रैक्टिस कर सकते हो, बट मोस्ट ऑफ देम आर लाइक दिस।
सो विल डू क्वेश्चन 13। मुझे एक आंसर प्रॉपर लिख के बताओ 2 मार्क के लिए। हमने ये एग्जाम्पल अपने नोट्स में भी डिस्कस की, बल्कि वहाँ पे इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है। सो एज द चाइल्ड गोज फ्रॉम ए टू बी टू सी, क्या एनर्जी चेंजेस हो रहे हैं। और उसमें सवाल क्या पूछ रहे हैं, एक्सप्लेन हाउ अनदर चाइल्ड कैन ऑब्टेन एन एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ द टाइम फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन। यार ये वाला सवाल तो आपके पहले चैप्टर से रिलेटेड है या नहीं? हाउ अनदर चाइल्ड कैन ऑब्टेन एन एक्यूरेट मेजरमेंट फॉर टाइम फॉर वन कंप्लीट स्विंग। याद है पेंडुलम के लिए हम इसी तरह की चीज डिस्कस की थी, क्या करते हैं। सो आई वांट यू टू टेल मी द आंसर फॉर दिस। देखते हैं कैसा आपका, कितना आपको याद है वो। ठीक है, याद कॉमन सेंस है, अगेन दोबारा से हो सकता है आंसर आराम से दे दो। एक आंसर देने के बाद फिर आपने कुछ कैलकुलेशंस करनी है, ये पी वाली। सो डेफिनेटली गो अहेड एंड डू दिस होल क्वेश्चन, टेल मी योर आंसर्स। आपका नेक्स्ट क्लास में वैसे भी टेस्ट है, टेस्ट के बाद हम अगले चैप्टर पे जाएंगे, प्रेशर पे। क्या क्या टॉपिक दिए थे मैंने टेस्ट के लिए, फातिमा जरा रिमाइंड करवाना। Energy sources, और उससे पीछे कौन कौन से चैप्टर करवा लिए? मोमेंटम, मोमेंट्स, momentum, टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस, डिफॉर्मेशन, 4 चैप्टर। Sir, can I give a test later? कितना लेटर? मेरा एग्जाम फ्राइडे को एक है और आखिरी एग्जाम मेरा ट्यूसडे को होगा। चलो सही है, नेक्स्ट वीक देते हैं। ठीक है फातिमा, एक आंसर सही है, बी पे जाओ।
Alright, let's discuss the answers to this. तो पहला पार्ट जो है वो रिलेटिवली सिंपल है, इसमें हमको बहुत लंबा प्रोसीजर नहीं बताना, आपने बस ये बताना है कि student must measure the time for multiple oscillations जैसे फॉर एग्जांपल कह लो 10 फॉर एग्जांपल, ठीक है। He then divides the total measured time by the number of oscillations। जैसे आप 10 oscillations का टाइम मेजर करें और उसके बाद उसको डिवाइड बाय 10 कर देंगे तो आपके पास एक ऑसिलेशन का टाइम आ जाएगा। When child moves from A to B, तो वर्टिकल डिस्टेंस में 0.6 का फर्क आ रहा है, मतलब पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस कितना है 0.6। She loses 240 joules of GPE, gravitational field strength is 10, calculate the mass of the child। GPE का फॉर्मूला लगा देंगे आप यहाँ पर। आप कह रहे हैं G को 10 यूज करें, उन्होंने कह दिया G को 10 ले तो हम T ले लेंगे। 240 जूल्स की एनर्जी यूज की, मास हमें कैलकुलेट करना है, G की वैल्यू 9.8 के बजाय हम यहाँ पे 10 ले रहे हैं बिकॉज द क्वेश्चन सेज सो। एंड देन हाइट कितनी है 0.6, सो 240 डिवाइडेड बाय, वहां जाके दोनों चीजें हमारे पास आंसर आ गया मास का 40 kg। Do not forget to write down the unit। 2 reasons why her kinetic energy is not equals to 240। इसका क्या रीजन होगा, उसकी सारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में क्यों नहीं कन्वर्ट हुई? 2 रीजंस बता दो, 2 रीजंस क्या हो सकते हैं इसमें? 2 रीजंस ये हो सकते हैं कि पहली बात तो ये है कि एयर रेजिस्टेंस की वजह से सम ऑफ द एनर्जी माइट कन्वर्ट इनटू थर्मल एनर्जी। ये बहुत बेहतरीन रीजन है, बहुत कॉमन, बहुत सारे इस क्वेश्चन के अंदर आंसर्स में ये रीजन बहुत जगह फिट होता है। ड्यू टू फ्रिक्शन या एयर रेजिस्टेंस, हम कहेंगे ड्यू टू, इन दिस केस एयर रेजिस्टेंस। सम एनर्जी is also converted to thermal energy या heat लिख दो बेशक। तो इसका मतलब सारी की सारी 240 joules of GPE काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी। ओके, वी कैन आल्सो से सम एनर्जी, एक और एनर्जी होती है, ये जो आपके ये जो रोप्स हैं और ये जो स्प्रिंग्स हैं, जब ये एक्सटेंड होते हैं तो इनके अंदर भी तो एक एनर्जी स्टोर होती है, उसका नाम क्या है? Anyone remembers? ये जब स्ट्रेच होते हैं रोप्स तो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसका क्या नाम होता है? हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी, उसको निकालना भी सीखा था। इलास्टिक या स्ट्रेन एनर्जी। सम एनर्जी is also converted to इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी या इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी, दोनों लिख सकते हो। As the rope stretches, ओके यहाँ पे हम क्लास एंड कर रहे हैं, और बहुत क्वेश्चंस हैं आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए, जस्ट प्रैक्टिस देम एज मच एज यू कैन। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है बच्चों? अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।